हेलो फ्रेंड्स, बायोकेमिस्ट्री के अपने इस यूट्यूब सेशन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कुछ रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट बातें थी। रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो अपने को सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि प्रोटीन की एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अल्फा हेलिक्स जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या रोल प्ले कर रही है, बीटा शीट है वो क्या रोल प्ले कर रही है। तो देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि सीधी स्ट्रेट चेन होती है जिसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर रामाचंद्रन ने बताई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन रोल प्ले करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसका मतलब बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन रही है तो इसका मतलब बॉन्डिंग क्या होगी, वीक बॉन्डिंग। तो इस प्रकार प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद में जितनी भी बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद में सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो चाहे वो टर्सरी स्ट्रक्चर हो, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। हो सकता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है कि वो आयनिक बॉन्ड हो, या फिर वंडरवॉल बॉन्ड्स हो सकता है, किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन हो सकता है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद में जो बॉन्ड्स रोल प्ले करेंगे वो वीक बॉन्ड प्ले करेंगे। तो लास्ट क्लास में बात चल रही थी अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के बारे में। आज हम एक छोटी सी टॉपिक और है जिसको अपन बोलते हैं बीटा टर्न। तो देखिए, बीटा टर्न क्या होता है। बीटा टर्न, या इसको दूसरा नाम रिवर्स टर्न भी बोल सकते हैं। तो रिवर्स टर्न क्या होता है। अल्फा हेलिक्स में मैंने आपको बताया कि जो चेन है वो थोड़ी सी मुड़ जाती है बॉन्डिंग में रोटेशन होने की वजह से। तो मान लो ये एक ऐसी चेन थी और ये ऐसे मुड़ गई, और मुड़ के वापस इसने n से n+4 के साथ में बॉन्डिंग कर ली। मान लो n ने किसके साथ में बॉन्डिंग कर ली, n+4। तो इसका मतलब ये आपस में मुड़ गई। अब ये जो राउंडेड सर्कल है इसको बीटा टर्न कहा जाता है। यानी कि ये जो इतना पोर्शन है इसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा टर्न। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर पेप्टाइड की चेन जहां से राउंड लेती है उस राउंड को अपन क्या बोलेंगे, बीटा टर्न बोलेंगे। तो ये यहां का क्या है, इसका बीटा टर्न होता है। अब बीटा टर्न के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है, एन एमिनो एसिड की किस एमिनो एसिड के साथ में बॉन्डिंग होगी, n+3 के साथ में। यानी कि एन एमिनो एसिड की n+3 के साथ में बॉन्डिंग हो रही है, और n+3 के साथ में बॉन्डिंग है, इसका मतलब इसके बीच में क्या क्या है, n+1 एंड n+2। ये दो एमिनो एसिड इनके दोनों के बीच में है, और ये दोनों यहां प्रेजेंट है यहां। तो ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर इनके सामने कोई भी एमिनो एसिड नहीं है। यानी यहां पर जो एमिनो एसिड होगा उसके सामने जस्ट यहां होगा, तो ये आपस में ऐसे बॉन्डिंग कर लेंगे। लेकिन जो बीटा टर्न वाले जो दो बॉन्ड एमिनो एसिड हैं, n+1 एंड n+2, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी इनके मध्य आपस में कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीटा टर्न के अंदर मोस्ट ऑफ कौन से एमिनो एसिड होते हैं। तो बीटा टर्न के अंदर प्रोलीन एंड ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है। एक तो होता है प्रोलीन एंड एक ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है। ये होते हैं बीटा टर्न के अंदर मोस्ट ऑफ। यानी कि प्रोलीन एंड ग्लाइसिन एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो बीटा टर्न के अंदर भाग लेते हैं। प्रोलीन का जैसे हमने बताया कि ये सिस बॉन्डिंग करता है, ट्रांस बॉन्डिंग के साथ साथ में सिस बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए इसको पेप्टाइड के अंदर प्रीफर नहीं किया जाता। लेकिन यहां पर तो बॉन्डिंग करनी नहीं है, यहां पर किसी चीज को आपस में बॉन्डिंग करनी नहीं है। और ग्लाइसिन इसलिए प्रीफर किया जाता है कि स्मॉल साइज का एमिनो एसिड है। अब स्मॉल साइज का एमिनो एसिड है तो इसका मतलब इसकी आर चेन के अंदर ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है, और आर चेन के अंदर ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है तो इस पेप्टाइड को आसानी से घुमाया जा सकता है। यानी कि छोटा है तो पेप्टाइड को आसानी से घुमाया जा सकता है। जैसे कि किसी घुमाव में कोई रास्ता है, रास्ते के घुमाव में अगर आप ट्रक को घुमाओगे तो उसका मतलब उसके अंदर आपको ज्यादा जोर आएगा,
और रास्ते के घुमाव के अंदर अगर आप किसी छोटी गाड़ी को या बाइक को घुमाते हो तो उसके अंदर आपको कम जोर आता है, यानी कि साइज मैटर करती है, जहां पे घुमाव आएगा वहां पे साइज मैटर करती है। इसीलिए यहां पर किसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ग्लाइसिन को। ग्लाइसिन है क्योंकि स्मॉल साइज है और स्मॉल साइज का होने की वजह से इस पेप्टाइड को आसानी से यहां पर राउंड किया जा सकता है। और प्रोलीन अमीनो एसिड है, प्रोलीन भी क्योंकि पेप्टाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इतना आसानी से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहां पर ये आराम से पार्टिसिपेशन कर पाएगा। आर चेन के अंदर हिंड्रेंस होते हुए भी ये ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस प्रकार से अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने कुछ बातें की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अंदर आपने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है वो हो रही है एमिनो एसिड के मेन चेन में। एमिनो एसिड्स के जो अल्फा कार्बन से इंटरेक्टेड नाइट्रोजन हो या फिर कार्बन हो, उन्हीं के मध्य आपस में बॉन्डिंग हो रही है। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपने आर चेन का कोई रोल नहीं देखा, यानी एमिनो एसिड्स की जो आर चेन थी उस आर चेन का आपने कोई भी रोल नहीं देखा। तो आर चेन का रोल किसमें होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद में कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, टर्सरी स्ट्रक्चर आएगी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर की, प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो देखिए एमिनो एसिड्स की आर चेन है। एमिनो एसिड्स की जो आर चेन होती है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि एमिनो एसिड पोलार है, नॉन पोलार है, या फिर पॉजिटिव चार्ज एमिनो एसिड है, नेगेटिव चार्ज एमिनो एसिड है। इन सब के बारे में क्या कौन डिसाइड करता है, आर चेन डिसाइड करता है। यानी जिस प्रकार की आर चेन है वही एमिनो एसिड का नेचर हो जाएगा। तो आर चेन के बेसिस पे टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एमिनो एसिड्स का नेचर होता है कि वो कैसे होते हैं, एम्फीपैथिक नेचर। एम्फीपैथिक का नेचर का क्या मतलब हो गया, यानी कि पोलार भी हैं और नॉन पोलार। इस नेचर को हमने क्या बोल दिया कि एम्फीपैथिक नेचर है। एम्फीपैथिक नेचर का क्या मतलब हो गया कि एमिनो एसिड पोलार भी हैं और नॉन पोलार भी हैं, दोनों ही कंडीशन अपने पास में है। अब एम्फीपैथिक है तो जो पोलार एमिनो एसिड हैं उनको तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, और वाटर होता है पोलार। बॉडी के अंदर होता है वाटर और वाटर क्या होता है, पोलार होता है। वाटर होता है पोलार, लेकिन नॉन पोलार को प्रॉब्लम है क्योंकि ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। वाटर के अंदर घुलनशील ये नहीं होते नॉन पोलार एमिनो एसिड, लेकिन पोलार एमिनो एसिड्स जो होते हैं वाटर के अंदर घुलनशील होते हैं। तो क्या प्रोटीन ओनली पोलार एमिनो एसिड से बनी हुई होती है, नॉन पोलार एमिनो एसिड से नहीं बनी हुई होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। प्रोटीन के अंदर पोलार एमिनो एसिड्स भी होते हैं और नॉन पोलार एमिनो एसिड्स भी होते हैं। तो उनका क्या किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है, और उस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग। उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग। तो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है, प्रोटीन फोल्डिंग होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग होती है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स जो होती हैं वो फंक्शनल फॉर्म में आ जाती हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, 3D स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। 3D स्ट्रक्चर को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर मोस्ट ऑफ प्रोटीन जो है वो अपने फंक्शनल फॉर्म में आ जाती हैं, यानी कि अपना काम करना स्टार्ट कर देती हैं। फंक्शनल फॉर्म, यानी कि 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स जो होती हैं वो फंक्शनल फॉर्म में आ जाती हैं। कुछ एक प्रोटीन्स के एग्जांपल ऐसे होते हैं जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल फॉर्म में आएंगी। अब प्रोटीन फोल्डिंग से अपना क्या मतलब था, यानी कि वो जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट किस बेसिस पे होता है, वो अरेंजमेंट होता है पोलार और नॉन पोलार के बेसिस पे। वो अरेंजमेंट कैसे होगा, पोलार एंड नॉन पोलार के बेसिस पे। तो अपन देखेंगे कि प्रोटीन फोल्डिंग क्या होती है, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि
प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर मैटर क्या करेगा, एमिनो एसिड का नेचर होता है एम्फीपैथिक, यानी कि उसके अंदर कुछ पोलार होते हैं कुछ नॉन पोलार होते हैं। पोलार एमिनो एसिड्स जो होते हैं वाटर के अंदर आसानी से घुल जाएंगे, यानी कि वो प्रोटीन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि आप जानते हो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ पार्ट्स जो होता है वो वाटर से बना हुआ होता है, यानी कि बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा वाटर है। तो अगर किसी चीज को बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहना है तो उसको वाटर के अंदर घुलनशील रहना पड़ेगा, अगर वो घुलनशील नहीं है तो फिर उनका कुछ अरेंजमेंट किया जाएगा। जो भी चीजें बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और वो वाटर के अंदर घुलनशील नहीं है तो उनको क्या किया जाता है, अलग से अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे कि मान लो फैट है, फैट घुलनशील नहीं है तो उसको अलग से एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर कर दिया जाता है, फैट को अलग से स्टोर कर दिया जाएगा जिससे कि वो वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस ना हो, उससे किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उसी प्रकार से जितनी भी नॉन पोलर चीजें होती है उनका क्या किया जाता है, अरेंजमेंट। तो इस प्रकार प्रोटीन के अंदर कोई नॉन पोलर एमिनो एसिड्स हैं और कुछ पोलर एमिनो एसिड्स हैं, तो कंबाइंडली एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग। अब प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होगी, देखो जैसे कि मान लो ये अपनी एक स्ट्रेट चेन है, ये प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये हो गई प्राइमरी स्ट्रक्चर। और उसके अंदर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स ने पार्टिसिपेशन करना स्टार्ट किया, तो इनकी स्ट्रक्चर मान लो कुछ इस प्रकार से होगी। ये प्रोटीन राउंड ले रही है और ये राउंड ले रही है तो इसको आप बीटा टर्न भी बोल सकते हो, यानी कि प्रोटीन अगर राउंड ले रही है तो इसको आप क्या बोल सकते हो, बीटा टर्न। अब देखिए ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के अंदर मान लो कि कुछ एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं और कुछ एमिनो एसिड्स नॉन पोलर होते हैं। जैसे कि मान लो ये मैं इस कलर से आपको एमिनो एसिड दिखा रहा हूं पोलर, एंड इस कलर रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं एमिनो एसिड्स को नॉन पोलर। ये हो गए नॉन पोलर एमिनो एसिड। अब देखिए ये प्रोटीन क्या होता है, एन टर्मिनस और ये होता है सी टर्मिनस। एन टर्मिनस का क्यों मतलब हो गया, क्योंकि आपने NH2 ऐसे एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर देखी थी, ये आर चेन थी, यहां पर COO ग्रुप था। तो ऐसे आप कंटिन्यूअसली प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाओ, प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाओ, यहां पर फिर से NH2 आएगा, इससे लास्ट में CO ग्रुप रहेगा, फिर से NH, फिर से लास्ट में CO ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट कॉर्नर पर तो क्या रहेगा, एमिनो ग्रुप, और लास्ट कॉर्नर पर क्या रहेगा, हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसी के बेसिस पे प्रोटीन का नाम हमने क्या दे दिया, एन टर्मिनस और सी टर्मिनस। यानी कि एन टर्मिनस का क्या मतलब हो गया कि प्रोटीन का शुरुआती ग्रुप, और सी टर्मिनस का क्या मतलब हो गया कि प्रोटीन का एंड पार्ट। तो ये होता है एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस। अब देखिए यहां पर कुछ पोलर एमिनो एसिड्स हैं कुछ नॉन पोलर एमिनो एसिड्स हैं, तो इस प्रोटीन की क्या कर दी जाएगी, फोल्डिंग। प्रोटीन की कर देंगे अपन फोल्डिंग, और प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होगी, ये इस प्रकार से कुछ राउंड ले लेगी। अब यहां पर ये नॉन पोलर एमिनो एसिड है इसके एन टर्मिनस पर, तो इस एन टर्मिनस को ऊपर अंदर दिखा देंगे। तो ये हो गया अपना एन टर्मिनस और ये सी टर्मिनस। अब इस प्रोटीन के चारों ओर यहां बाहर की तरफ क्या है, वाटर प्रेजेंट है। मान लो इस प्रोटीन के चारों ओर क्या है, सराउंडिंग में वाटर, वाटर है, इसका मतलब ये जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वो क्या हो गया, पोलर एनवायरमेंट हो गया। यानी कि इसके चारों ओर वाटर है तो इसके सराउंडिंग का एरिया क्या हो गया, पोलर एनवायरमेंट। तो बाहर की तरफ तो क्या रहेंगे, इसकी पेरिफ्री। पेरिफ्री का क्या मतलब हो गया कि बाहर की तरफ, बाहर की तरफ एमिनो एसिड्स रहेंगे हमेशा पोलर। यहां जितने भी बाहर की तरफ एमिनो एसिड्स होंगे वो कैसे होंगे, पोलर एमिनो एसिड्स होंगे परिधि की तरफ, क्योंकि इनको वाटर के कांटेक्ट में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको थी, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स की। तो क्या किया, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स को वाटर से दूर ही कर दिया, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स को क्या किया, वाटर से दूर ही कर दिया। तो इस प्रकार यहां अंदर की तरफ कौन से हैं, यहां अंदर इस प्रोटीन के नॉन पोलर
एमिनो एसिड होते हैं, नॉन पोलर एमिनो एसिड। तो इस प्रकार से पोलर एमिनो एसिड्स को परिधि की तरफ रख दिया और नॉन पोलर एमिनो एसिड्स को अंदर यानी कि सेंट्रल पार्ट की तरफ रख दिया। तो इस प्रकार से एमिनो एसिड्स का हो गया अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट को ही हमने क्या किया, प्रोटीन फोल्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फोल्डिंग। और प्रोटीन फोल्डिंग क्या करती है, प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम 3D फॉर्म कहते हैं। और इस 3D फॉर्म में ही मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स जो होती हैं वो अपनी फंक्शनल फॉर्म में आती हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और ये है प्रोटीन की कौन सी, टर्सरी स्ट्रक्चर। तो अब इस प्रकार से क्या इनमें कोई बॉन्डिंग होती है या कोई किसी प्रकार का इंटरेक्शंस होता है? टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरेक्शंस होता है उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरेक्शंस होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। अब देखिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होता है। नॉर्मली वाटर के अंदर कोई चीज दूर जा रही है, वाटर से किसी कोई चीज जा रही है दूर, तो इस इंटरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जैसे कि आप किसी भी वाटर सोर्स के अंदर जाओ, नदी तालाब कहीं पर भी आप जाओ, वहां पर जो भी चीजें नॉन पोलर है, नॉन पोलर का क्या मतलब हो गया कि प्लास्टिक की चीजें हैं, जो भी कूड़ा करकट है वो हमेशा आपको किनारे की तरफ दिखाई देगा। जो भी चीजें वो क्या देंगी, किनारे की तरफ। उनको एक जगह अरेंजमेंट कर दिया जाता है, उसको कभी भी बीच में नहीं रखा जाता। आप कोई भी कचरा कूड़ा करकट है वो बीच में रख के आओ, आप कुछ टाइम के बाद में देखोगे वो मूवमेंट करता हुआ आपको एक किनारे की तरफ दिखाई देगा। इस प्रकार से आप वाटर के अंदर अलग अलग जगह पे 3-4 तेल की बूंदें डालो, वाटर के अंदर आप अलग अलग जगह पे 3-4 तेल की बूंदें डालो, तो वो कुछ टाइम बाद में आप देखोगे कि वो जो तेल की बूंदें हैं वो एक बड़ी बूंद का रूप ले लेती हैं। वाटर के अंदर किसी जगह पे एक बड़ी बूंद का रूप ले लेती हैं। तो इस प्रकार से उनको भी किसने धकेला है, वाटर ने धकेला है। तो वाटर के अंदर यानी कि पोलार के अंदर अगर आप नॉन पोलार चीजें डालते हो तो उसके अंदर अघुलनशील होती है, यानी कि वो उसके अंदर घुल नहीं सकती। और घुल नहीं सकती तो वाटर क्या करता है, उसको अपने से दूर धकेलने की कोशिश करता है, साइड में करने की कोशिश करता है। तो जो साइड में करने पे जो फोर्स लगा है या जो इंटरेक्शन लगा है उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। यानी कि जो चीजें साइड में हुई हैं वो साइड में किसकी वजह से हुई हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से। इसी प्रकार से प्रोटीन फोल्डिंग हुई है, तो प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर भी क्या किया है, एमिनो एसिड्स जो नॉन पोलर एमिनो एसिड्स हैं उनको अंदर सेंटर की तरफ धकेला गया है, यानी कि उनके अंदर भी क्या लगा है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। यानी कि वाटर के अंदर या अपनी बॉडी के अंदर कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे थे जो कि क्या थे, नॉन पोलर थे। यानी कि प्रोटीन बनी हुई थी, एक लंबी पेप्टाइड की चेन बनी हुई थी, और उस लंबी पेप्टाइड के अंदर अगर ओनली पोलर एमिनो एसिड ही होते तो अपने को कोई जरूरत ही नहीं थी, वो वाटर के अंदर आसानी से प्रेजेंट हो सकती थी। लेकिन पोलर के साथ साथ में नॉन पोलर एमिनो एसिड्स भी होते हैं। उन नॉन पोलर एमिनो एसिड्स डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं रह सकते, तो उनको प्रोटीन को फोल्डिंग करके, प्रोटीन को घुमा के उसके अंदर बीच में क्या रखा जाता है, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स को, और पेरिफेरी या परिधि की तरफ, बाहर की तरफ वाटर के कांटेक्ट में किसको रखा जाता है, पोलर एमिनो एसिड्स को। तो इस प्रकार से नॉन पोलर एमिनो एसिड्स में क्या लगेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। यानी प्रोटीन के नॉन पोलर एमिनो एसिड्स में क्या लगेगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। और इस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से क्या होगी, प्रोटीन फोल्डिंग। इस हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से प्रोटीन की फोल्डिंग होगी, एक अरेंजमेंट होगा, और उस अरेंजमेंट की वजह से प्रोटीन कहां पहुंच जाएगी, अपनी 3D स्ट्रक्चर के अंदर। और 3D स्ट्रक्चर के अंदर पहुंच जाएगी तो प्रोटीन फंक्शनल फॉर्म में चली जाएगी। प्रोटीन जो है अपनी फंक्शनल फॉर्म में चली जाती है। तो इस प्रकार से होती है प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर, और टर्सरी स्ट्रक्चर से वो किस प्रकार से फंक्शनल फॉर्म में जाती है। तो ये बातें अपन करते हैं प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर इसके अलावा और भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि प्रोटीन फोल्डिंग, प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग हो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी जरूरी है। यानी कि अगर रैंडमली हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन लगा है तो प्रोटीन है वो अपनी प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर के अंदर नहीं पहुंच पाएगी। प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर के अंदर पहुंचने का क्या मतलब हो गया कि प्रोटीन की जैसी मर्जी है वैसे ही अगर वो फोल्ड हो गई तो फिर प्रोटीन को पता ही नहीं चलेगा कि उसको काम क्या करना है, उसकी आइडेंटिटी है वो भी मेंटेन रहनी चाहिए।
तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेपेरोन। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, चेपेरोन। चेपेरोन जो होते हैं, चेपेरोन जो होते हैं उनको अपन दूसरा नाम बोलते हैं मोलिकुलर चेपेरोन। ये मोलिकुलर चेपेरोन का काम क्या है, असिस्ट इन प्रोटीन फोल्डिंग, असिस्ट इन प्रोटीन फोल्डिंग, यानी कि प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर ये क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग करवाते हैं। प्रोटीन की क्या करेंगे, प्रॉपर फोल्डिंग, प्रॉपर फोल्डिंग करवाते हैं चेपेरोन्स। और ये होते हैं एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं, यानी कि इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी, यानी कि इनको काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी इनको काम करने के लिए चाहिए। तो इन केस ऑफ मेमल्स या यूकेरियोट्स, उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के चेपेरोन्स होते हैं जिसका नाम होता है HSP70, यानी HSP70 एक चेपेरोन है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, मोलिकुलर चेपेरोन, जो प्रोटीन फोल्डिंग का काम करता है। एच का फॉर्म मतलब होता है हीट शॉक प्रोटीन, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हीट शॉक प्रोटीन, और ये हीट शॉक प्रोटीन HSP70 फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, मोलिकुलर चेपेरोन का एक एग्जाम्पल है। और ये क्या काम कराता है, प्रोटीन की फोल्डिंग करवाता है। प्रोटीन की क्या करेगा, फोल्डिंग। तो प्रॉपर फोल्डिंग अगर अपने को करवानी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर चेपेरोन्स को इंटरेक्ट होना पड़ेगा, जिससे प्रोटीन है वो अपनी फंक्शनल फॉर्म में आसानी से फोल्ड हो जाएगी। यानी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन तो लगेगा ही लगेगा। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ में अपने को यह भी ध्यान में रखना है कि जो प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है वो प्रॉपर फोल्डिंग होनी चाहिए। तो प्रॉपर फोल्डिंग होनी चाहिए तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। तो वो कौन होते हैं, मोलिकुलर चेपेरोन। और ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं, लेकिन प्रोटीन की क्या करवा देते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग करवा देते हैं। अब इनकी अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, एक ड्रम के जैसी स्ट्रक्चर होती है। ये ऐसी उसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है, एक ड्रम के जैसी। ये मान लो एक ड्रम जैसी स्ट्रक्चर है। अब इधर से मान लो ये चेपेरोनिन है, एंड यहां पर आपकी कोई प्रोटीन जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है। इस प्रोटीन को कहां लाया जाएगा, इसके अंदर, और इसके अंदर लाके बाहर गुजर जाएगा। लेकिन ये जब बाहर दिखेगी तो आपको इस प्रकार से फोल्डेड फॉर्म में दिखेगी। इस प्रकार से क्या दिखेगी, फोल्डेड फॉर्म में। तो देखिए ये जो फोल्डिंग करवाई है इसको अपन बोलते हैं चेपेरोनिन। ये ड्रम लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताई है, इसको बोलते हैं चेपेरोनिन। और ये जो HSP70 होती है उसको बोलते हैं चेपेरोन। ये आगे नेट वगैरह में बात करेंगे तब जाके इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि चेपेरोनिन का काम होता है कि ड्रम लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर लेके प्रोटीन की फोल्डिंग करवाएंगे, और HSP70 या चेपेरोन है वो करवाएंगे प्रॉपर फोल्डिंग, यानी कि प्रोटीन की फोल्डिंग है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही। तो चेपेरोन का डायरेक्ट मीनिंग ये है कि ये कंप्लीटली प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रॉपर फोल्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे जिसकी वजह से प्रोटीन है वो अपनी फंक्शनल फॉर्म में चली जाएगी। तो ये थी अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट रोल किसका होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का। यानी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से प्रोटीन है वो टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर जाती है। और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या होता है वो मैंने आपको बताया, क्यों लगता है वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात का काम किसका है, चेपेरोन्स का। अब देखिए टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर ये आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें दिखाई देंगी, उसका अपन क्या नाम देंगे, एक तो होता है डोमेन, कि डोमेन क्या होता है। डोमेन देखिए, ये एक प्रोटीन है आपकी,
अब इस प्रोटीन के अंदर ये एक अलग से उभरा हुआ सा पार्ट आपको दिखाई देता है। जैसे मान लो ये यहां से एक अलग ही मैं आपको उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा हूं। ये देखिए, ये इस प्रॉपर फोल्डिंग से अलग है, इसकी अलग ही टाइप की फोल्डिंग हो रही है और इसका काम भी अलग होता है। यानी कि डोमेन का काम होता है इंडिपेंडेंट फंक्शन। डोमेन का क्या काम होता है? इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है इस प्रॉपर फोल्डिंग से। यानी कि ये तो आपकी एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन के ऊपर ही आपको एक स्पेसिफिक ये पार्ट दिखाई दे रहा है जिसका काम ये जो बड़ी वाली प्रोटीन दिखाई दे रही है इससे अलग होता है, इससे इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि ये इसके ऊपर किसी भी प्रकार से डिपेंड नहीं रहती, इसका काम भी अलग होता है, इसकी हो सकता है कि फोल्डिंग भी अलग हो रही है। सारे काम जो होते हैं वो इस बड़ी वाली प्रोटीन से इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो इस पार्ट को, इस इंडिपेंडेंट पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। इस इंडिपेंडेंट पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? डोमेन। ये एक प्रोटीन का डोमेन है जिसकी बड़ी प्रोटीन से इंटरेक्ट तो है लेकिन किसी भी प्रकार से इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। ये काम जो हो रही है वो अपना अलग से ही काम कर रही है। तो ऐसा क्यों कि प्रोटीन के साथ में डोमेन क्यों जोड़ा गया है जब ये काम ही अलग कर रहा है, सारे काम अलग कर रहा है? तो देखिए, ये एक प्रोटीन अलग काम कर रही है और ये एक प्रोटीन अलग काम कर रही है। तो इसका मतलब ये काम क्या कर रहे हैं? दो, लेकिन प्रोटीन कितनी है? एक। तो पुराने टाइम में बहुत सारी प्रोटीन हुआ करती थी और बहुत सारे काम हुआ करते थे, अलग अलग प्रोटीन थी, अलग अलग काम होते थे। लेकिन जब इवोल्यूशन हुआ तो एक ही प्रोटीन बना दी गई। यानी कि प्रोटीन तो एक ही बना दी गई लेकिन उसके ऊपर अलग अलग डोमेन बना दिए गए। यानी कि एक ही प्रोटीन है वो अपने काम अलग अलग काम कर सकती है। एक ही प्रोटीन है वो अलग अलग काम कर सकती है। अगर एक प्रोटीन के ऊपर एक से ज्यादा डोमेन है तो उतने ही ज्यादा काम होंगे। तो हमें अलग अलग प्रोटीन बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रोटीन के ऊपर बहुत सारे डोमेन बन गए। इसीलिए क्या बनाए गए? डोमेन बनाए गए जिनका इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है और इंडिपेंडेंट ही इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। और हो सकता है कि इस प्रोटीन की फोल्डिंग जो है वो भी इंडिपेंडेंटली ही हुई है, लेकिन ये इस प्रोटीन से जुड़ी हुई है। इसीलिए हम इस एक प्रोटीन ही बोलेंगे, इसको अपन दो प्रोटीन ही बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये प्रोटीन तो एक ही है लेकिन काम दो कर रही है। हो सकता है इसके दो डोमेन है तो इसका मतलब ये और ज्यादा काम, ये और ज्यादा फंक्शनल फॉर्म में चली जाएगी। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या होता है? डोमेन। एक दूसरी चीज और आती है जिसको अपन बोलते हैं मोटिफ। जिसको अपन क्या बोलेंगे? मोटिफ। मोटिफ क्या होता है? तो देखिए, मोटिफ जो होता है वो एक से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी हो सकता है दो तीन जितनी भी है, यानी कि एक प्रोटीन है, इस प्रकार की एक प्रोटीन है जो फोल्डेड फॉर्म में है। इसमें इसी में कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जिसके अंदर एक से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। इसलिए इस मोटिव को अपन क्या बोलते हैं? दूसरा नाम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका नाम क्यों दिया? क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? मोटिव। लेकिन ये डोमेन की तरह इंडिपेंडेंट नहीं होती, पूरी की पूरी प्रोटीन से इंडिपेंडेंट नहीं होती। इसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है और एक स्पेसिफिक साइट होती है। तो फिर मोटिव की जरूरत क्या होती है? क्योंकि अगर आपको डीएनए के साथ बाइंड करना है इस प्रोटीन को, आपको क्या करना है? इस प्रोटीन को डीएनए के साथ बाइंड करना है। तो इस प्रोटीन का कौन सा पार्ट डीएनए के साथ में बाइंड होगा? ये मोटिफ वाला पार्ट। डीएनए के साथ में कौन सा पार्ट बाइंड हो रहा है? मोटिफ वाला पार्ट। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा, यानी कि दो तीन जितनी भी हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती हैं। इसके बेसिस पे अपन इसको क्या बोलते हैं? सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी कि एक ही प्रोटीन के अंदर दो से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसी स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक साइट पर प्रेजेंट होती है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? मोटिव बोल सकते हैं। और मोटिव की खास बात क्या होती है कि ये डीएनए के साथ में बाइंड हो सकता है। इसीलिए यहां पर इस प्रोटीन्स के साथ में क्या बोल सकते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन से बने हुए हो और हो सकता है कि ये मोटिफ ही हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है जिसकी वजह से
रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। मोस्ट ऑफ इसकी वजह से क्या हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि अगर आपको जीन्स को रेगुलेट करना है तब भी आप प्रोटीन को जोड़ना या तोड़ना का काम कर सकते हो। तो इसका इसलिए स्पेसिफिक होता है क्योंकि प्रोटीन को किस में साथ में बाइंड होना हो सकता है, डीएनए के साथ में बाइंड होना हो सकता है। तो ये डिफरेंट है डोमेन एंड मोटिव में। ध्यान में रखना, डोमेन का अपना ही काम होता है, मोटिव का अपना काम नहीं होता। दूसरा डोमेन है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, इंडिपेंडेंट फोल्डिंग होती है, लेकिन मोटिव है वो प्रोटीन से इंडिपेंडेंट नहीं होती। इसका फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। इसके अंदर ओनली 2 से ज्यादा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती हैं, इसलिए अपन उसको क्या बोल सकते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसलिए अपना एक अलग से क्राइटेरिया, थोड़ा स्पेसिफिक क्राइटेरिया जरूर बना लेती है, थोड़ी साइट जो होती है वो स्पेसिफिक बना लेती है, लेकिन इसका जो प्रोटीन से इंडिपेंडेंट नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि ये कंप्लीट प्रोटीन से ही इंडिपेंडेंट है, जबकि जो डोमेन है वो सिर्फ प्रोटीन से जुड़ा हुआ है लेकिन प्रोटीन से इंडिपेंडेंट है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये 2 चीजें, सॉरी टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर, टर्सरी स्ट्रक्चर जब प्रोटीन फोल्डिंग हो जाएगी तब आपको ये डोमेन एंड मोटिव दिखाई देते हैं, और ये तब दिखाई देते हैं जब कंप्लीट प्रोटीन फोल्डिंग हो चुकी है। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये दिखाई देने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। ये चीजें कब दिखाई देती हैं, जब प्रोटीन प्रॉपर फोल्ड हो जाएगी, और प्रोटीन फोल्ड होते ही आपको डोमेन एंड मोटिव जैसी कोई स्ट्रक्चर दिखाई देती है। मोटिव पढ़ेंगे अपन जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ल्यूसीन जिपर मोटिव होता है, जिंक फिगर मोटिव होता है, हेलिक्स लूप हेलिक्स मोटिव होता है, और हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव होता है। ये 4 टाइप के मोटिव होते हैं जो कि डीएनए के साथ में बाइंड करते हैं। मोस्ट ऑफ ये कितने टाइप के मोटिव होंगे, 4 टाइप के मोटिव होते हैं जो कि डीएनए के साथ में बाइंडिंग करेंगे। तो ये थी अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स की। होपफुली आप चीज इसको समझ पाए होंगे एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड वीडियोज के अंदर आपका जो पहले वाली वीडियोज थे उसमें आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो आप ऐसे ही इस वीडियोज को देखते रहिए, आपके लिए स्टडी में हेल्पफुल रहा होगा। और घर पे बैठे हैं, वैसे भी कोरोना महामारी चल रही है, घर से बाहर निकलने की संभावनाएं बहुत कम है, और घर से बाहर निकलना भी नहीं है क्योंकि इसका जो प्रकोप है वो कुछ ज्यादा हार्मफुल चल रहा है फिलहाल। तो घर पे बैठ के आप ये जितनी भी स्टडी कर सकते हैं वो स्टडी करिए, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, किसी भी कोई सुझाव हो आपके जो भी हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।